हाँ जी बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। बेटा जी, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने जितना किया बेटा उसकी एक स्टेज हम कवर अप कर चुके हैं। इस पूरे चैप्टर को यार हम 3 स्टेजेस में बांटते हैं। फर्स्ट स्टेज थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन और उसके वेरिएशन। फर्स्ट स्टेज अपनी कंप्लीट हो गई। आज हम सेकेंड स्टेज की ओर बढ़ेंगे। इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, 3 टॉपिक आने अपने पास: ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इनकी जब डिस्कशन चल रही होगी वही 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, बाकी लाइव क्लासेस हो जाएंगी। तो मतलब 5-7 दिन का काम ये सेकेंड स्टेज वाला भी है ही है। फिर इसकी थर्ड स्टेज आएगी जिसमें हमने सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है कि सैटेलाइट जब जाती है उसके लिए जो भी टाइम पीरियड, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो 3 स्टेजेस में बेटा बांट रखा है मैंने इस चैप्टर को। फर्स्ट स्टेज में गया आपका जी तक की डिस्कशन, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे वेरी करती है वो हमने बेटा कवर अप की। थर्ड स्टेज जो है उसमें पूरा सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जो बीच की सेकंड स्टेज है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, 3 कंसेप्ट हैं। तो अब से हमने क्या स्टार्ट कर दिया, मान के जो अब लिखना नहीं है कहीं सेकंड स्टेज, वैसे ही हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है कि जी तक ठीक है, वो एक ही बार में दबादब चलता है। अब फिर से एक बार सांस लेकर स्टार्टिंग से हमने सेकंड से स्टार्ट की। तो 3 टॉपिक मैंने बोला, थर्ड में सैटेलाइट है वो अलग बात हो गई। सेकंड में मैंने बोला 3 टॉपिक है अपने पास मेनली डिस्कस करने के लिए बेटा। यार एक है जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, या इसको पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहेंगे हम, या फिर जो दूसरी टर्म आएगी बेटा दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 बातें करनी है बेटा हमने। इसी में एक आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अब ये पढ़ लोगे तो एस्केप वेलोसिटी हो ही जाएगी, मतलब 3 नई टर्म्स है बेसिकली। एस्केप वेलोसिटी बीच में आई जाएगी। अब 2 लेक्चर तो इसकी थ्योरी को उम्मीद है लग ही जाएंगे, ठीक है। पूरा 4 बातें अगर हम डिस्कस करते हैं 2 लेक्चर तो लगेंगे लगेंगे। इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देंगे हम, इसमें कम ही लगेगा। तो देखते हैं अब किस तरफ बात बढ़ती है, कितना टाइम लगता है। तो एक एक कर कर स्टार्ट करते हैं यार। ग्रेविटेशनल फील्ड से स्टार्टिंग देंगे। अच्छा, पुरानी बात, अगर आपने 10th क्लास में थोड़ा प्रॉपर तरीके से वो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन आती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली 10th में बेटा करंट ही है, लेकिन करंट से पहले चार्ज की बात आती है। ओके, तो अगर तुमने थोड़ा सा उसको स्टडी किया होगा तो शायद ये पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो बता देते हैं कि कहीं पे भी बेटा अगर कोई चार्ज पड़ा हो ना, चार्ज, तो उसके आसपास उस चार्ज का इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। चार्ज को ना क्यू से डिनोट करते थे, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। तो मैंने तभी बोला ना, अगर आपने 10th में तबीयत से ये वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो थोड़ी सी बात चार्ज की भी जरूर करते हैं। तो यार चार्ज को क्यू से डिनोट करते थे, तो इस चार्ज के आसपास इसका ना एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ऐसा इफेक्ट कि इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज आएगा ना तो उसको फील होगा कि यार कुछ तो है यहां पर। इस रूम में अगर मान लो एक पर्टिकुलर जगह पर पॉजिटिव चार्ज, खूब सारा पॉजिटिव चार्ज मैं इकट्ठा करके रख दूं, छुपा के रख दूं, उसके ऊपर टोकरा मुद्दा मार के रख दूं
कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा किया और उसके ऊपर उल्टा वो टोकरी सी होती है ना, वो फिल्मों में दिखाते हैं छुपाने के लिए, वो टोकरा उल्टा करके रख दिया। अब इस रूम में चार्ज पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता। अगर वैसे कोई नॉर्मल आएगा बंदा तो हो सकता है कोई अनचार्ज चीज आ जाए, मतलब उसको ना पता लगे। लेकिन अगर इस रूम में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो इलेक्ट्रॉन को तो एंटर करते ही पता लग जाएगा क्या रूम में कुछ तो है, कोई तो मुझे खींच रहा है, कोई मुझे खींच रहा है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उस पॉजिटिव चार्ज ने उसको क्या लगा देना है, अट्रैक्टिव फोर्स वाला। इलेक्ट्रॉन जैसे ही दरवाजा खोल के एंटर करेगा ना, उसको पता लग जाएगा भाई कोई है, भाग लेगा वहां से। अगर इस रूम में अब एक प्रोटॉन एंटर करता है तो जैसे ही प्रोटॉन एंटर करने की कोशिश करेगा उसको रिपल्सिव फोर्स, उसको पीछे की ओर झटका लगेगा, वो भी समझ जाएगा भाई कुछ तो है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर कोई चार्ज पड़ा हो तो उसके आसपास उस चार्ज का इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख, चार्ज के इफेक्ट को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आ गया ना चार्ज, चार्ज के आसपास जो उसका इफेक्ट क्रिएट हो जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ही एक्सपीरियंस कर सकता है। इलेक्ट्रॉन आया था तो उसको लगा यार कोई तो खींच रहा है, नहीं आना चाहता था, वो भाग लिया। प्रोटॉन आया, ये नहीं उसको बुलाना चाहता था, उसने मारा उसको रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन को भी फील होगा, प्रोटॉन को भी फील हुआ। लेकिन अगर इसी रूम में एक न्यूट्रॉन एंटर करता तो न्यूट्रॉन खोलता दरवाजा, आता जहां मर्जी बैठता, घूम फिर के चले जाता, उसको पता नहीं लगता कि इस रूम में कहीं पर कुछ चार्ज पार्टिकल्स पड़े हैं, कि चार्ज पड़ा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि लेना है कि देना है, उसको कुछ नहीं पता लगता। क्यों भाई? वो न्यूट्रल है। तो चार्ज के आसपास जो इफेक्ट क्रिएट हो गया उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए पार्टिकल भी कैसा होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। तो पॉइंट ये है, कोई भी चार्ज होगा उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाता है? एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, पूरे दायरे में उसका इफेक्ट फैल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं जी। इसके आसपास क्या फैला? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक दूसरा एग्जांपल ले लो यार। अगर यहां पर कोई एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, हमने फिर वही काम किया, हमने इस रूम में एक कोने पर स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट रख दिया, उसके ऊपर फिर भी टोकरा उल्टा करके रख दिया, किसी को पता ना लगे। अब इस रूम में क्या फैलेगा? इस मैग्नेट का इफेक्ट फैल जाएगा। इसका जो इफेक्ट फैलेगा चारों तरफ, उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। तो इसके आसपास क्या फैला? मैग्नेटिक फील्ड फैल गया। अब यार मैग्नेटिक फील्ड फैल तो गया, उसको फील करने के लिए मटेरियल मैग्नेटिक होना चाहिए। ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होता हो। फिर वही बात, इस रूम में अगर कोई लोहे के कपड़े पहनकर आ जाए, यहां चलो लोहे के कपड़े पहनकर आए, कपड़े पहन गए, अच्छी बढ़िया तगड़ी सी लोहे की क्या लगाई हो, बेल्ट लगाई हो, तो जैसे एंटर करेगा ना, तो अगर तूने ज्यादा ही स्ट्रांग लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड, तो अपनी तरफ वो खींच सकता है। क्योंकि जो आयरन है उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो मैग्नेट्स की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल एंटर कर जाए इसमें जिसको मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई अट्रैक्शन रिपल्सन फील नहीं होगी। अगर इस रूम में एक मैग्नेटिक नीडल लेकर आ जाओ तुम, मान लो कईयों की घड़ी में मैग्नेटिक नीडल होती है, कईयों के
मोबाइल में वो होता है गायरोस्कोप, उससे फाइंड वाइन डायरेक्शन हो जाती है कि कौन सी डायरेक्शन ईस्ट है नॉर्थ है, उस फाइंड करने के लिए तो नीडल घूमने लग जाएगी। कहने का मतलब चार्ज है, उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के आसपास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फील करने वाली चीज होनी चाहिए, यानी चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड को फील करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड फील करने वाली चीज होनी चाहिए, यानी कि वो मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। यार अगली बात है, जस्ट लाइक दैट, अगर कोई भी मास है, मास छोटा हो बड़ा हो, मास होना चाहिए, उसके आसपास भी एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा अभी तक कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं विद ए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका फार्मूला है तुम्हारे पास। तो मैं बोल रहा हूं चार्ज होगा तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। मैग्नेट होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा या मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। जस्ट लाइक दैट, अगर कहीं पर कोई मास हो, मैंने बोला छोटा हो या बड़ा, तो उसके आसपास भी एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वो अदर पार्टिकल्स को, जिनका कुछ भी मास है, अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके कारण तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होती थी, इसके कारण अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकती है। लेकिन आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव ही होता है। ये किसी से नफरत नहीं करता, सबको क्या करता है, प्यार ही करता है, यानी अपनी ओर खींचता ही है। तो अगर कोई मास होगा तो उसके आसपास भी एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिस फील्ड को फील कोई दूसरा मास ही कर सकता है। अब देख, मास तो सबके पास होता ही है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को हर तरह के ऑब्जेक्ट फील कर लेंगे, क्योंकि मास तो सबके पास ही होता है। अब इस इफेक्ट को, ये जो इसके आसपास क्रिएट हो गया, हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको हम क्या कह देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। भैया जैसे चार्जेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेट्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मासेस के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर मास बहुत बड़े हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, अगर छोटे मोटे हैं तो उनका ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा वीक होता है। अर्थ के ऊपर बहुत से ऑब्जेक्ट हैं, उन सबका अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, लेकिन अर्थ उन सब के कंपैरिजन में इतनी बड़ी है कि बाकी सबका ग्रेविटेशनल फील्ड फील नहीं होता है, अर्थ का ही फील होता है, क्योंकि जितना मास ज्यादा होगा उतना ही फील्ड भी ज्यादा होगा। तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाली बात को बंद करते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड पे कंसंट्रेट करते हैं। हमने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड वाली बात को हम ज्यादा नहीं कराएंगे, क्योंकि मेन टॉपिक ये हैं दोनों, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन भाई अब पढ़ाते वक्त बात किधर को निकल जाए पता नहीं लगता। कोशिश करेंगे ज्यादा ना फैलेंगे, थोड़ा ही फैलेंगे, लेकिन अब जितना का टाइम समझाने के लिए लगेगा उतना तो देखो लगेगा ही। तो अभी तक हमने जो बात की वो ये की कि यार कोई भी मास होगा उसके आसपास क्या आ जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाता है। तो मैं कह सकता हूं, लिख लेना कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ मास। इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ मास, किसी भी मास के आसपास, स्पेस around a mass in which its effect can be experienced by another mass. It is a space around a mass in which its effect can be experienced by another mass. ये इसकी डेफिनेशन है यार,
ग्रेविटेशनल फील्ड की ये डेफिनेशन है। अब अगली बात सुनना भाई, ये जो मास है ना जिसका हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्टडी कर रहे हैं, अब देखो वो बड़ा ही होना चाहिए, छोटे मोटे का फिर इतना कम फील्ड होता है कि उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो कैसा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। तो मान लेंगे कि ये बड़ा ही है, यानी हम अब बात करेंगे ग्रेविटेशन फील्ड की, तो ये एज्यूम कर चलेंगे कि ये अर्थ जैसी ही कोई चीज है, या कह लो अब हम अर्थ पर हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्टडी करेंगे तो किसका स्टडी करेंगे, अर्थ का ही स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो मान लेते हैं जिस भी मास का मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्टडी कर रहा हूं, मान लो वो अर्थ ही है यार, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन हमने मान लिया कि अर्थ के ही ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो भाई ये मान लो बड़ा सा मास है, अर्थ ही है मान लो, जिसका मास है m। अब इसके आसपास क्या क्रिएट हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो गया चारों तरफ। अगर इसके चारों तरफ कोई भी दूसरा मास पार्टिकल, मास वाला पार्टिकल आएगा तो उसको फील होगा। इसका फील्ड कैसे फील होगा, उसको इसकी तरफ अट्रैक्शन हो। अगर यहां पे अर्थ हो ही ना तो पार्टिकल को कुछ भी फील नहीं होगा, अर्थ के कारण उसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड फील होगा। अब अगली बात सुनना भाई, अर्थ के सरफेस से जितनी दूर जाएगा वो पार्टिकल, उतना ही उसको फील्ड कम फील होगा। स्पेस में चले जाएगा अर्थ से बहुत दूर तो उसको अर्थ का फील्ड बहुत कम फील होगा। मून पे चले जाएगा तो वहां मून का फील्ड फील होने लग जाएगा, अर्थ से तो बहुत दूर चले गया, अर्थ उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। तो कहने का मतलब कोई भी मास होगा जैसे अर्थ है, उसके आसपास उसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है जिसमें उसका इफेक्ट फील किया जा सकता है। कौन फील करेगा, दूसरा वाला पार्टिकल फील करने के लिए पार्टिकल भी तो चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर वो पार्टिकल अर्थ के पास है तो उसको थोड़ा ज्यादा फीलिंग आएगी, अगर वो दूर है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड देख कम होता जाएगा, ज्यादा दूर चले जाएगा, बहुत ज्यादा दूर चले जाएगा। तो अर्थ का जो फील्ड है इस पार्टिकल को कम फील होगा। जितना नजदीक होगा ये पार्टिकल उतना ही उसको बढ़िया फीलिंग आएगी कि ले भी अर्थ हमें बहुत प्यार करती है, खींच रही है अपनी तरफ। जितना ये दूर चल जाएगा उतना ही इसको फीलिंग बढ़िया नहीं आएगी कि अर्थ ने हमें प्यार करना छोड़ दिया, अट्रैक्ट ही नहीं करती। तो भाई जितना पास आओगे उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जितना दूर जाओगे उतनी अट्रैक्शन कम होगी। तो अर्थ के आसपास उसका फील्ड तो है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि जितना अर्थ से दूर जाते जाते हैं फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। देख फील्ड तो जनरल वर्ड है, पूरा स्पेस जिसमें इसका इफेक्ट फील किया जा सकता है। अब हमें एक डिफाइन करनी पड़ेगी फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड की इंटेंसिटी। तो अगली टर्म जो असली है ना हमारे पास डिस्कस करने के लिए, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही है। तो एक्चुअल टर्म हमने क्या डिस्कस करनी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड तो ठीक है, स्पेस अराउंड अ मास यानी अर्थ, जिसमें उसका इफेक्ट फील किया जा सकता है। अब कितना फील किया जा सकता है वो डिपेंड करता है उससे दूरी पर। धरती पे जाके बैठ जाओगे तो बहुत बढ़िया फील होगा, पास आसपास होगे तो भी बढ़िया फील होगा, ज्यादा दूर चले जाओगे तो फील्ड कम हो जाएगा। तो अगली टर्म हमें डिफाइन करनी पड़ेगी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कभी कभी इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं बेटा, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कह लो या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कह लो जी, एक ही बात है। डिनोट मैं इसको ईजी से करूंगा। अब यहां पे और कोई सिंबल नहीं है बढ़िया सा यार, किससे डिनोट करूंगा मैं, ईजी से। वैसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज होता है
लेकिन मैं यहां पे कर लिया, साथ में जी लगा दिया, मतलब ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। फील्ड वो एक जनरल सी बात है। अब मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करने जा रहा हूं। इस जगह पर इसके यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई। दूरी के साथ फील्ड की स्ट्रेंथ कम होनी है, जितना दूर जाते जाओगे उसके फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अच्छा, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मेजर कैसे कर रहा है, ये मास था, ये यहां पे पड़ा, कह रहे यार अर्थ बड़ा कम अट्रैक्ट कर रही है, बड़ा कम फोर्स लगा रही है। यहां पे आ गया, कह रहा हाँ यार थोड़ा फोर्स बढ़ा तो है पर इतना भी नहीं बढ़ा। यहां पे आ गया, कहता हाँ अब ठीक है, अर्थ बढ़िया फोर्स लगा रही है, इंटेंसिटी काफी ज्यादा फील हो रही है यहां पर। और पास आ गया, कह रहा अब तो मजा ही आ गया, अर्थ बहुत बढ़िया फोर्स लगा रही है। तो यार अर्थ के फील्ड की इंटेंसिटी फील करने के लिए यार कैलकुलेट तो फोर्स ही करना पड़ेगा ना। ये क्या बता रहा है, फोर्स कम लग रहा है, कह रहा है इसलिए इंटेंसिटी कम फील हो रही है। यहां कह रहा है फोर्स बहुत लग रहा है अर्थ के द्वारा, इसका मतलब इंटेंसिटी काफी ज्यादा फील हो रही है। तो आई मीन टू से, अगर मुझे अर्थ के मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड की, मैग्नेटिक नहीं ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी डिफाइन करनी है या मेजर करनी है, तो बेटा फोर्स की ही जरूरत पड़ेगी। ये फोर्स के हिसाब से कह रहा है। तो ध्यान से सुनना, इस जगह पे मैंने इसको रखा, इसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है मान ले r है, इस जगह पर अर्थ के द्वारा जो इस पे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है G m1 m2, m1 की जगह अर्थ का मास, इसकी जगह उसका अपना, नीचे क्या आ गया r²। अब ये फोर्स कम होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो यानी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान देना, डिफाइन करने जा रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gravitational field intensity at a point is defined as gravitational field intensity at a point is defined as the force experienced per unit mass by a given mass, जिसको हम टेस्ट मास भी कहते हैं, at that point. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया इतना, यार पर यूनिट मास कितना किया, इसको अपने मास से डिवाइड कर दे। जब तो इसको अपने मास से डिवाइड करेगा तो इसका मास कट जाएगा, gm/r² बचेगा। ये जो फोर्स पर यूनिट मास है ना मेरे भाई, ये है, इसको मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इट इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as force experienced per unit mass by a test mass at that point. टेस्ट मास मतलब ये मास जो है ये बहुत ही छोटा होना चाहिए। टेस्ट मास जो होगा ना बेटा, वो टेस्ट करने के लिए आया ना, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि खुद बड़ा होगा तो उसका खुद का फील्ड ही उसको इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो टेस्ट मास कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो इस जगह पर भाई इस टेस्ट मास को पर यूनिट मास कितना फोर्स फील हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब चाहे वो अर्थ के कारण हो, चाहे वो मून के कारण हो,
चाहे वो अर्थ और मून के कंबाइंड इफेक्ट के कारण हो, क्योंकि दोनों अगर मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, इसको तो फोर्स से मतलब है। ये लगा रहा है 10 न्यूटन का, वो लगा रहा है 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स इस पे 5 ही लग रहा है ना, एक इधर लगा रहा है कि उधर। अब अगर नेट फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से इंटेंसिटी निकलेगी। अगर ये अर्थ है तो सिर्फ अर्थ के हिसाब से, अगर अर्थ के आसपास कुछ और भी है तो ओवरऑल। हमने तो बस क्या डिफाइन कर दिया, जिसके मर्जी कारण हो, 1 के कारण हो, 2 के कारण हो, 10 के कारण हो, हमें किससे मतलब है, फोर्स से मतलब है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास बाय अ गिवन मास एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कि कर कराकर फोर्स पर यूनिट मास के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला आ जाता है वो क्या आ जाता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एम किसका मास है, जिसके कारण फील्ड की इंटेंसिटी है, जिसके ऊपर लग रहा था उसका मास तो वैसे ही कट गया जी। हाँ जी बेटा यार, तो बात करते करते इतनी बात क्लियर है कि यार कोई भी मास होगा उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और जिसको मेजर करने के लिए हम एक टर्म लेकर आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फिलहाल बात ज़्यादा किससे रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड चल रही है। तो अगर मैं यार अर्थ की ही बात करूं तो अर्थ के सेंटर से आर दूरी पर अगर इस जगह पर अपने पास एक पॉइंट है, तो इस जगह पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, एम मास ऑफ अर्थ है, आर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ है, या सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जी वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो फार्मूला याद रख लो जी, जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अगली बात यार, ये जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है Eg, फार्मूला आ गया, चलो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इट शुड हैव some direction, it should have some direction जी। यार अगर इसकी कुछ ना कुछ क्या है, डायरेक्शन है, तो चेक करना पड़ेगा ना किधर डायरेक्शन होगी। अब बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी Eg की डायरेक्शन के बारे में कहा जाता है कि इस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट मास एक्सपीरियंस फोर्स। डायरेक्शन इसकी किस तरफ लेनी है, जिस तरफ टेस्ट मास को उस जगह पे फोर्स लगना था। अब यार अगर मैंने टेस्ट मास इस जगह पे रखा होता फाइंड करने के लिए, वैसे रखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला तो मेरे पास डायरेक्ट ही आ गया हुआ है ना। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन के बारे में मैंने बोला कि फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ लेंगे, जिस तरह टेस्ट मास को क्या लगेगा, फोर्स लगेगा मेरे भाई। तो टेस्ट मास को तो फोर्स अट्रैक्टिव ही लगना है ना। तो भाई ये जो अर्थ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन उस तरफ शो करनी है जिस तरफ इस पे फोर्स लगना है। अब इस पे फोर्स तो अट्रैक्टिव ही लगना था, यानी कि इस जगह पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसका मैग्नीट्यूड मैंने ये लिखा हुआ है कि डायरेक्शन किस तरफ आएगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसके कारण फील्ड इंटेंसिटी की बात चल रही है। ठीक है जी, तो डायरेक्शन हमेशा जिसका फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो, डायरेक्शन हमेशा उसके सेंटर की तरफ ले लेनी है, बात खत्म। ठीक है जी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किस तरफ लेनी है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स ओन सेंटर ले लेनी है। हमें फिर टेस्ट मास को रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सा क्या है हिसाब है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इसकी चेक कर लो यार, यूनिट अगर देखो तो हमने क्या बोला था डेफिनेशन बोलते वक्त,
हमने बोला था कि इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास, वहीं से निकाली थी ना, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। अब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास को देखोगे तो न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर केजी मेरे भाई, न्यूटन पर केजी इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। ओके, यूनिट न्यूटन पर केजी, वेक्टर क्वांटिटी, फार्मूला आपको बता ही दिया, जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक पॉइंट है, ध्यान देना जी। मान लेते हैं ये अर्थ ही है, ठीक है, कुछ देर के लिए हम ये मान के चलते हैं कि बात ही किसकी चल रही है यार, अर्थ की चल रही है। मान लो ये अर्थ ही है। अगर ये अर्थ है तो इसका ठीक है, अपना रेडियस हमें पता है कितना होता है, आर होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसे हमको हटा दें, अगर मैं ईजी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करूं तो ईजी की वैल्यू कितनी आती है, ये आ जाती है जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगली बात सुनना, वही अर्थ है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना चाहता हूं। तो यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, जी एम डिवाइडेड बाय, अगर तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ही हो तो कैपिटल आर स्क्वायर लगता होता है, अगर उससे नेड़े तेड़े ही हो चलो तो भी कैपिटल आर ही लगता है, लेकिन अगर ज्यादा दूर चल जाते तो आर प्लस एच लगता है ना। अब आर प्लस एच ये पूरा हो गया ना, ये चीज क्या हो गई, एच हो गई, और ये चीज क्या है, आर है। अब इस जगह पर अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी हो तो यहां क्या लिखते थे हम, आर प्लस एच लिखते थे। यार आर प्लस एच तो छोटे आर के इक्वल ही है ना, फिर तो यहां पे छोटा आर ही लिख देता हूं। तो इस जगह पे बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी हो तो पढ़ा यार तुमने, पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हो कई दिनों से, उसका फार्मूला क्या आएगा, जीएम बाय आर स्क्वायर। लेकिन ऊपर देख फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला भी क्या है, जीएम बाय आर स्क्वायर है। दोनों को कर ले कंपेयर करने के बाद पता लगता है कि मेरे भाई इस जगह पर अर्थ से आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर लूं तो समझ ले मैंने फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड कर ली, या अगर मैं फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लूं तो समझ ले मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फाइंड कर ली। सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। जीएम बाय आर स्क्वायर, इसकी यूनिट तूने न्यूटन पर केजी देखी है भाई, कन्वर्ट कर ले, एक्सेलरेशन वाली आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही। इसकी यूनिट तूने मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद की आज तक, कन्वर्ट करेगा तो न्यूटन पर केजी ही आ जाएगी। एक ही चीज है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट, उसने कई तरह की यूनिट दी होंगी जिसमें से एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी होगी, एक न्यूटन पर केजी भी दे रखी होगी, ऑप्शंस में दोनों के बारे में बात की होगी। तो भैया दोनों पे टिक लगेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है, न्यूटन पर केजी भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है जी, ये मिट गया पीठ लगकर, इन डायरेक्शन टेस्ट में एक्सपीरियंस फोर्स लिखा हुआ था। ओके, तो बेटा जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज है। एक तो ये बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी कि जो अर्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी आर डिस्टेंस की दूरी पर जितनी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आएगी उतनी ही वैल्यू किसकी आती है, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की भी आती है। अब इससे ज्यादा इस पे करने की जरूरत बेटा जी नहीं है, एक दो न्यूमेरिकल्स जरूर इस पे कवर अप करवा देता हूं। बस वो पॉइंट्स जो बोले उनका क्या रखना, ख्याल रखना। अब कुछ देर के लिए
हम लोग ये मान के चलते हैं कि अब अर्थ नहीं, जनरल बात हो रही है, जनरल बात हो रही है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अर्थ की बात नहीं हो रही बेटा, एक जनरल सी ही बात हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो उस पे बेटा कई बार ना अब न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं, वो 2-4 डिस्कस करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं। बस इतना याद रखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला Gm/r²। अगर मैं अब ये बोलूं कि अर्थ वर्थ नहीं भैया, जनरल बात कर रहा हूं, तो Gm/r², m किसका मास, उस ऑब्जेक्ट का जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की तुम बात कर रहे हो, या जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हो, और r उससे दूरी मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से सुनना, कई बार सवाल आ जाता है कि ये है मास m1 और ये है मास m2। अब कह रहा है कि इनके बीच में, बिल्कुल बीच में, इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालो। आ गया, क्या करोगे? अब यहां पे बेटा तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अगर मुझे, तो मुझे यह चेक करना पड़ेगा कि कितने मासेस का फील्ड आ रहा है यहां पर। अब 2 है तो दोनों का फील्ड होगा, इसका फील्ड भी होगा यहां पर, इसका फील्ड भी होगा, दोनों के फील्ड चेक करने पड़ेंगे। वो Eg1 Eg2 आ जाएंगे, फिर उनकी डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि भैया ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कि कुछ और पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है। तो 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूं यार इस पे बेस्ड। बस इस टाइप के क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं, वो फोर्स के लिए किए थे, अब किसके लिए करा रहा हूं, फील्ड इंटेंसिटी के लिए करा रहा हूं। बहुत ज्यादा चक्कर में इसके हम नहीं पढ़ने वाले, मेन टॉपिक भी करना है हमने, वो नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। अब तो ये m1 है, ये m2 है, ये Eg मैंने फाइंड करना है। तो भाई इस जगह पर पहले इसका फील्ड फाइंड कर ले, वो आएगा इसकी तरफ, क्योंकि हमने बताया था कि फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ लेनी है, टुवर्ड्स द पार्टिकल लेनी है हमेशा, क्योंकि फोर्स कैसा होता है, ये अट्रैक्टिव ही होता है। तो टुवर्ड्स द पार्टिकल लेते हुए ये पहले का फील्ड आ गया यार, ये दूसरे का फील्ड आ गया यार। पहले का फील्ड कितना है यहां पे, वो आएगा Gm1/, अगर ये डिस्टेंस बराबर थे तो x² आ जाएगा, x² आ जाएगा, Gm1/x²। डायरेक्शन शो कर रखी है, अगर दूसरे का फील्ड फाइंड करेगा तो ये आ जाएगा Gm2/x², और अगर टोटल फील्ड फाइंड करेगा तो ये E1 - E2 हो जाएगा, या E2 - E1। अब वो पता नहीं है ना बड़ा कौन है छोटा कौन है, डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन बड़ा छोटे का पता नहीं है, इसलिए जिसको जिससे मर्जी माइनस कर ले। अगर मैंने क्लियर कर दिया होता कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो बेटा दोनों की एक्सप्रेशन में x सेम है, g सेम है, तो m1 बड़ा है तो मतलब E1 बड़ा हो जाएगा। तो नेट फील्ड क्या आ जाएगा, E1 - E2 आ जाएगा, जो भी आता होगा वैल्यू पुट करके देख ले। अगली बात, अगर ये दोनों इक्वल मासेस होते तो 0 ही आ जाता, क्योंकि m1 और m2 इक्वल हो जाते तो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट मे बी 0। ठीक है, ये पहला था या दूसरा था, दोनों का अपना अपना फील्ड था। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां पर 0 भी हो सकती है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लो यार, मान लो वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन तो फिर करना ही होता है ना। तो मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब इस पे मैंने एक रख दिया m1, एक रख दिया, चल बराबर बराबर ले ले, m और m। हमें किसी ने कहा इसके बिल्कुल सेंट्रॉइड पर साइड A मान लेते हैं, इसके सेंट्रॉइड पे क्या चाहिए,
नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो 3 मासेस हैं, तीनों का ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए होगा, फाइंड कर लेते हैं। इसका यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा। बेटा डिस्टेंस तो सारे इक्वली बनेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी सेम। फिर डायरेक्शन देखिए, पहले के कारण जो यहां फील्ड इंटेंसिटी आएगी बेटा टुवार्ड्स लेनी होती है, दूसरे के कारण जो आएगी ये हो जाएगी, तीसरे वाले की ये हो गई। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है फील्ड इंटेंसिटी का, वो तो जी एम बाय आर स्क्वायर है ना बेटा। एम की जगह इसका मास लग जाएगा, जी एम आ गया, ठीक है जी। जी एम और डिस्टेंस की जगह एक्स स्क्वायर लग जाएगा। आप चेक कर रहे हो, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं यार सी मान लेता हूं, तो ई ए इक्वल टू क्या आ गया जी एम बाय एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ई भी चेक कर ले यार, सेम ही आ रहा है। ई सी भी चेक कर ले, सेम ही आ रहा है। ई ए भी जी एम बाय एक्स स्क्वायर है, ई बी भी जी एम बाय एक्स स्क्वायर है, और ई सी भी जी एम बाय एक्स स्क्वायर ही है। तीनों बराबर ही है। अगर तीनों बराबर ही हैं यानी ई ए, ई बी और ई सी बेटा अगर तीनों इक्वल ही हैं, ई मान ले। अब इतना तो पता लग ही गया होगा कि क्या आंसर आएगा। एक ऊपर की ओर है, ये भी मैग्नीट्यूड में बेटा ई है, ये भी मैग्नीट्यूड में ई ही है, ये भी मैग्नीट्यूड में ई ही है, और इनके बीच में 120 डिग्री 120 डिग्री एंड 120 डिग्री के एंगल है। तो बेटा तीन वेक्टर्स हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और 120 डिग्री ईच पे लग रहे हो, तो क्या मतलब निकलता है कि नेट जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स इस जगह पर यानी इस जगह पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी जी, जीरो आ जाएगी। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां पे कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो बेटा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अब जो आपके नोट सोर्स में दिए हुए हैं जितने का उतने का ही करेंगे हम। बाकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पर बहुत ज्यादा लगाना है, क्योंकि एक्चुअल वर्क हमने किस पे करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पे करना है। बाकी क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, वो तो किसी पे भी आ सकता है यार। क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, वो तो किसी पे भी आ सकता है। एक ही क्वेश्चन आना है ग्रेविटेशन में से, वो फील्ड पे आ जाए, पोटेंशियल पे आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाए, जिस पे मर्जी आ जाए। लेकिन इसको हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ये लेक्चर भी यहीं पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फिर लेक्चर ही हम अपना अलग बनाएंगे। छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी फिर छोटे रहने दो। तो फील्ड का अपना ही लेक्चर हो गया। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी बीच में मिक्स सा कर देंगे तो मजा सा नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर ही अलग बनाते हैं, अलग टाइम पे मिलेगा। आज छोटा वाला लेक्चर है, छोटे को क्या करना है आपने, एंजॉय करना है। इतना छोटा भी नहीं है, मुझे लग रहा है 35-40 मिनट का तो हो ही गया होगा। तो इसको देखो, क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देते हैं बेटा। मिक्स चर्चा बन जाएगा तो इसके साथ नहीं लगाते, ठीक है। तो इसको यहीं पे क्लोज। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।